दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को 15 अगस्त से पहले बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस ने आईएसआईएस मॉड्यूल के आतंकी को गिरफ्तार किया है। आतंकी की पहचान रिजवान अली के रूप में हुई है। रिजवान दिल्ली के दरियागंज का रहने वाला है। रिजवान के ऊपर एनआईए ने 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। रिजवान और उसके साथियों ने दिल्ली के कई वीआईपी इलाके की रेकी की हुई थी। जांच एजेंसी एनआईए ने आतंकी रिजवान को वांटेड घोषित किया हुआ था। रिजवान पुणे आईएसआईए मॉड्यूल का सबसे कुख्यात आतंकवादी था। पुणे पुलिस और एनआईए पुणे मॉड्यूल के कई आतंकियों को गिरफ्तार कर चुकी है। रिजवान लंबे समय से फरार चल रहा था। वहीं इन आतंकियों ने दिल्ली और मुंबई के कई वीआईपी इलाकों की रेकी भी की थी। शक है कि रिजवान 15 अगस्त से पहले किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने इस आतंकी को 2018 में पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया था। हालांकि बाद में उसे छोड़ दिया गया था। स्पेशल सेल ने अक्टूबर 2023 में भी कई आतंकियों की गिरफ्तारी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। इस मामले में सिसोदिया पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे, जिसके कारण उन्हें 16 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया। हालांकि कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ यह जमानत दी है और मामले की आगे भी सुनवाई जारी रहेगी। वहीं मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत के मामले में हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट सुरक्षित खेल रहे हैं। सजा के तौर पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। अब समय आ गया है कि अदालतें समझे कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। वहीं केंद्रीय एजेंसियों की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत में सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया और मामले में सिसोदिया और अन्य आरोपी व्यक्तियों पर उन दस्तावेजों का निरीक्षण करने में 5 महीने का समय लगाकर मुकदमे में देरी करने का आरोप लगाया, जो इससे संबंधित नहीं थे। वहीं सिसोदिया की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सिसोदिया को जमानत देने की दलील दी और केंद्रीय एजेंसियों के इस आरोप से इनकार किया कि मामले की सुनवाई में देरी के लिए सिसोदिया जिम्मेदार थे। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर बात करते हुए उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि हमारी सीट शेयरिंग की बातें पूरी हो गई हैं और चर्चा चल रही है। सांसद संजय राउत ने कहा कि तीनों पार्टियों में सीट शेयरिंग को लेकर कोई तनाव नहीं है। उन्होंने कहा कि जिसने महाराष्ट्र को लूटा है उस सरकार को यहां से निकालना है। हम चुनाव पहले लड़ेंगे। हमारी सीट शेयरिंग की बातें पूरी हो गई है, चर्चा चल रही है। 3 पार्टी में सीट शेयरिंग के बारे में कोई तनाव नहीं, कोई मतभेद नहीं। हमें चाहते हैं हर सीट पर ऐसा उम्मीदवार, ऐसी पार्टी लड़े जो वहां जीत सकती है। जहां एनसीपी, जहां कांग्रेस, जहां शिवसेना का उम्मीदवार जीता है उनको सीट मिलेगी। यही हमारा फॉर्मूला है। किसी भी हालत में जिसने महाराष्ट्र को लूटा है, महाराष्ट्र पर डकैती डाली है, दरदिन डालते हैं, ऐसे सरकार, खोखे सरकार जो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, वो सरकार यहाँ बैठे, उसको हमको निकालना है। और ये लोगों की भावना है। हमको उनको शेख हसीना जैसे नहीं निकालना है, भगाकर, दौड़ा कर नहीं मारना है। हमको डेमोक्रेटिक तरीके से निकालना है। लोग तो चाहते हैं कि उनका शेख हसीना की तरह उनको दौड़ाए हम, लेकिन हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक तरीके से हम उनको महाराष्ट्र से सत्ता से बाहर निकालें। अगली खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है, जहां थाना बन्ना देवी क्षेत्र के गुरु रामदास नगर में व्यापारी अमित गोयल के घर पर सीबीआई टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की। मेंबर्स वीएस मेटेलिक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राकेश गुप्ता और अन्य के विरुद्ध कूट रचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जीएम की शिकायत के बाद जयपुर सीबीआई की टीम पहुंची। अलीगढ़ के गुरु रामदास नगर कॉलोनी पहुंचकर सीबीआई की टीम अमित गोयल के घर पर
दस्तावेजों और अन्य वस्तुओं की खोज के लिए छापेमारी की कार्रवाई की। वहीं सपा नेताओं ने व्यापारी के घर नियम के खिलाफ कार्रवाई का आरोप लगाया। सपा के महानगर अध्यक्ष हामिद घोसी ने बताया कि गुरु रामदास नगर कॉलोनी में व्यापारी अमित गोयल के यहां सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई है। सीबीआई टीम ने जो भी प्रपत्र या अन्य सामग्री मांगी है उसे वह उपलब्ध कराई गई है, लेकिन सीबीआई की कार्रवाई बिना नोटिस और नियम के विरोध है। हम इसका विरोध करते हैं और व्यापारी का उत्पीड़न हुआ तो हम इसका विरोध करेंगे। सुनिए क्या कहा उन्होंने। अमित गोयल जी यहाँ एक व्यापारी रहते हैं। उनके घर पे सुबह हमारे महासचिव मनोज यादव जी को सूचना मिली कि व्यापारी के घर और कानून के विरुद्ध यहाँ पर छापामारी की जा रही है, व्यापारियों को परेशान करने के उद्देश्य से। हम लोग यहाँ आए, बात की इन लोगों से। ये बिल्कुल नियम के विरुद्ध आए हैं यहाँ पर। इनको जबकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन लेके यहाँ आने चाहिए। किसी की बिना परमिशन के ज़बरदस्ती घर में महिलाएं थीं, ज़बरदस्ती घुसने का प्रयास किया। हम लोग आए, उनसे बातचीत करके जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे वो उनको दिखाए गए। अभी अंदर हैं, अभी जांच कर रहे हैं, उसके बाद बताएंगे। तो आगे आप नियम विरुद्ध कैसे कह रहे हैं आप? तो नोटिस भी नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया गया पहले, जबकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इनको अवगत कराना चाहिए, उसके बाद छापेमारी होनी चाहिए। व्यापारियों का इस तरीके से उत्पीड़न किसी भी हाल में नहीं होने दिया जाएगा और समाजवादी पार्टी व्यापारियों के साथ है, व्यापारियों के साथ थी। अगर इस तरीके की नियम विरुद्ध कार्रवाइयाँ होती हैं तो हम लोग इसका विरोध करने का काम करेंगे। किस टाइम आए थे? ये सुबह करीब गोरखपुर में पूर्व विधायक प्रत्याशी दारा सिंह निषाद ने आरोप लगाया है कि सुल्तानपुर सपा सांसद राम भुआल निषाद द्वारा हत्या कराने की धमकियां मिल रही हैं, जिसको लेकर पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। दारा सिंह निषाद ने कहा कि हमें बचा लीजिए, नहीं तो हमारी हत्या हो जाएगी। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 2004 में उनके भाई राजकुमार निषाद को राम भुआल निषाद द्वारा दाहिने कूल्हे पर राइफल से गोली मार दी गई थी, जिससे उनके भाई विकलांग हो गए थे। उस समय राम भुआल निषाद समाजवादी पार्टी के विधायक तथा दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे। कि 2004 में समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी। उस समय समाजवादी पार्टी सरकार में गोरखपुर के कौड़ीराम के विधायक राम भुआल निषाद थे और राज्य दर्जा प्राप्त मंत्री का दर्जा भी प्राप्त था उनको। हम लोग बड़हलगंज से अपने गांव जा रहे थे कि ज्यों ही बड़हलगंज से हम लोग पूरब की तरफ निकले, ये अपने काफिले से होते हुए हमारे गाड़ी के सामने गाड़ी रोक दिए और रोक करके मेरे भाई राजकुमार को गोली मार दिए, जो कि आज भी विकलांग है, और हमारा अपहरण कर लिया गया था। ये मुकदमा थाने पर तो दर्ज हो गया, लेकिन 2004 का मामला है, ये 2024 चल रहा है। 20 साल हो गए न्यायिक प्रक्रिया में हमको झेलते हुए, 20 साल हो गया। हम प्रतिदिन दूसरे तीसरे दिन कोर्ट आते जाते रहते हैं। हम न्याय पे भरोसा करते हैं और इसी कोर्ट से निकलने के बाद मैं एक दिन बाहर जो निकला, कुछ लोग आकर के हमको धमकी दिए कि इस मुकदमे को सुलह कर लो, नहीं आपकी हत्या कर दी जाएगी। अभी तो आपके भाई को गोली मारा गया था, आपका अपहरण किया गया था, अगर सुलह इस मुकदमे को नहीं किए तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। वहीं बिहार में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य और केंद्रीय प्रन्यासी पद्मश्री डॉक्टर आर.एन. सिंह ने कहा कि पड़ोसी बांग्लादेश हिंसा और अराजकता से ग्रसित है। निर्वाचित प्रधानमंत्री के त्याग पत्र देने और देश छोड़ने के बाद अराजक तत्व हावी हो गए हैं और कानून व्यवस्था सर्वथा निष्प्रभावी हो चुकी है। इस अराजक स्थिति में वहां के अतिवादी जिहादी तत्वों ने हिंदू समाज के बड़े पैमाने पर उत्पीड़न शुरू कर दिए हैं। आर.एन. सिंह ने कहा कि बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से हिंदू अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और घरों को नुकसान पहुंचाया गया है। पूरे बांग्लादेश में हर जिले में यह विभत्स कुकृत्य होने की सूचना है। कट्टरपंथियों के निशाने से शमशान तक नहीं बचे हैं। मंदिरों को भारी क्षति पहुंचाई गई है।
और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आपको अवगत कराना चाहते हैं कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में अभी जो हालत चल रही है वो बहुत ही चिंताजनक है। अभी बांग्लादेश हिंसा और अराजकता से ग्रसित है। निर्वाचित प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने और देश छोड़ने के बाद पूरे देश में अराजक तत्व हावी हो गए हैं। जैसा कि आप बहुत सा टीवी सब चैनल में देखे होंगे कि कानून व्यवस्था करीब करीब खत्म हो चुकी है और निष्प्रभावी हो चुकी है। इन अराजक स्थिति की स्थिति वहाँ ऐसी खराब है कि वहाँ जिहादी तत्वों का हिंदू समाज पर काफ़ी ज़्यादा उत्पीड़न शुरू कर दिया। हम विश्व हिंदू परिषद इसके लिए बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हम खुद वहाँ जाकर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम पूरे संसार में, पूरे दुनिया में जो स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, मानवाधिकार है, बहुत तरह के लिबरल्स लोग हैं जो अपने आप को इस सब सिचुएशन में अपने आप को बताते हैं कि हम लिबरल हैं। उन लोगों के बारे में हम कहना चाहते हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थानों पर, व्यावसायिक स्थानों पर ये सब जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसको पूरे बांग्लादेश के लोगों को, साथ साथ दुनिया के पॉलिटिकल सिस्टम को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये कैसे बंद होगा। आप जानते हैं कि बांग्लादेश के कोई भी हिंदू पर ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है और एक एक ऐसे पिक्चर्स आ रहे हैं जो काफ़ी भयावह है। इस्कॉन मंदिर जो इतना दिन से हम लोग बांग्लादेश में मुफ्त में खाना खिला रहा है, सब चीज़ कर रहे थे, इस्कॉन मंदिर को तोड़ दिया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि विभाजन के समय में जब बांग्लादेश बना था उस वक्त। अगली खबर बिहार के पूर्वी चंपारण से है, जहां अपनी नई पार्टी बनाने से पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रशांत किशोर के निशाने पर हैं। एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर का जैसे ही बयान आया कि आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार महज 20 सीट पर ही सिमट जाएंगे, ठीक उसके बाद विपक्षी दल राजद का एक बयान मुद्दा मिल गया। मोतिहारी पहुंचे राजद के राष्ट्रीय सचिव संतोष जायसवाल ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रशांत किशोर तो ज़्यादा सीट बता रहे हैं, उससे भी कम सीट में नीतीश कुमार सिमट जाएंगे, क्योंकि अब बिहार नीतीश कुमार से संभल नहीं रहा है। व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, लगातार अपराध की घटना घटित हो रही है, जिससे जनता अब नीतीश कुमार से ऊब गई है। यही भय है कि 2025 में बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा। आरक्षण के मुद्दे पर राजद नेता संतोष जायसवाल ने कहा कि हमारी पार्टी आरक्षण में वर्गीकरण का सपोर्ट नहीं करती है। ऐसे में चाहिए कि केंद्र सरकार इस पर अध्यादेश लाकर इसको यथास्थिति में रखे। बिहार की जो स्थिति अभी हो गई है, माननीय मुख्यमंत्री से बिहार संभल नहीं रहा है। व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सरकार पोषित अपराध जो है बहुत ही बढ़ चुका है। पूरा स्टेट त्राहिमाम कर रहा है। बिहार की जनता का इकबाल मुख्यमंत्री से ख़त्म हो चुका है और आगामी चुनाव में बिहार की जनता इसकी जवाब देगी। प्रशांत किशोर 20 सीट भी दे रहे हैं तो मुझे ज़्यादा ही लग रहा है। बहुत मुश्किल है कि बिहार में उनकी गिनती के सीट आए, क्योंकि एकदम 100% सत्ता परिवर्तन संविधान के मूल भावना के खिलाफ है जो वर्डिक्ट आई है। हमारी पार्टी का स्टैंड ये है कि जब ये आर्थिक आधार पे नहीं दिया गया, ये इसलिए दिया गया कि दलितों के साथ भेदभाव, उसके साथ साथ उनका सामाजिक पिछड़ेपन का होना, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनको आरक्षण दिया गया था। इसलिए आरक्षण का वर्गीकरण जो हुआ है उसका सपोर्ट हमारी सरकार नहीं करती है। बिहार अब खबर बिहार के आरा से है, जहां गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जलस्तर बढ़ने से पूरा गांव में दहशत है। न जाने कब यह नदी किसे अपने अंदर संभाले। पहले भी कितने ही घर इस नदी में समा चुके हैं। रात में ठीक तरीके से सो भी नहीं पाते हैं लोग। न जाने गंगा कब हमारे घर तक पहुंचे और डुबा ले जाए। यही चिंता भोजपुर जिले की बलुआ पंचायत के लोगों को सता रही है। दरअसल बलुआ पंचायत के अचरज लाल के टोला के रहने वाले लोगों को बाढ़ के साथ साथ
कटाव का भी डर दिन प्रतिदिन सता रहा है। गंगा का जलस्तर दिन रात बढ़ रहा है। गंगा का तेजी से जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। अभी शुरुआती दिनों में गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखकर ग्रामीण काफ़ी चिंतित है। कटाव से परेशान लोग अभी भी इस डर के साथ जीने को मजबूर हैं कि जिस डर के साथ उनकी 2 पीढ़ी चली गई है। वहीं सोन नदी के जलस्तर में वृद्धि नहीं होने के कारण कुछ पानी घटा भी है। कोई यहाँ पर नहीं आया अभी तक, अभी कोई नहीं आया है। क्या कितने यहाँ पर पहले के बाढ़ जब आया था, हाँ, उसमें कितना जमीन चला गया? वो गरीब पूरा जमीन गया। उधर तक रोड था, उधर आगे तक सब रोड था। हाँ, सब भस गया। अभी है आसार की बाढ़ आएगा? आएगा, खास की 4 साल रुक गया, अब की बार तैबे करेगा। आएगा, रुकेगा? कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। कोई नहीं मिल रहा है, खाली बोल रहा है कि यहाँ से आकर के हट जाओ। कोई व्यवस्था देगा तब न कोई हटेगा। आदमी आ रहा है, कोई तो सरकारी आदमी आ रहा है, तो कोई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मोतिहारी के चकिया में कल्याणपुर पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 2 चोरी की गई बाइक, 4 मोबाइल, 1 लैपटॉप जब्त किया है। मामले की जानकारी एक प्रेस वार्ता में देते हुए एसडीओपी सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि अपराधी बृहस्पति कुमार उर्फ गोलू कुमार पर मधुबन थाना में 1 लूट और 1 डकैती और कल्याणपुर थाना में 1 लूट कांड का मामला दर्ज है। गुप्त सूचना पर कि कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पोखरा चौक के पास कुछ अपराधकर्मी जो है अपराध की योजना बनाने के लिए जमा हुए हैं। इस सूचना पर एक टीम का गठन करते हुए कल्याणपुर थाना अध्यक्ष कोनी जितेंद्र कुमार, कोनी शिवनाथ प्रसाद, कोनी सशस्त्र बल के साथ पोखरा चौक से 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, चोरी की 2 मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल एवं 1 लैपटॉप भी बरामद किया गया है। लैपटॉप जो बरामद हुआ या मोटरसाइकिल जो बरामद हुआ विगत 30/7/24 को एक गुप्त सूचना। वहीं अस्थायीकरण की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी गर्दनी बाग पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी बिहार लोकल बॉडी एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बैनर तले पर जहां प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं 1 दिवसीय धरना भी दिया। एसोसिएशन की मांग थी कि इन कर्मचारियों को अस्थायी किया जाए, क्योंकि सरकार के द्वारा सिर्फ उनका शोषण किया जा रहा है। यही नहीं, 7वें वेतन का भी लाभ देने की मांग की गई है। राज्य में 19 नगर निगम है, 65 नगर परिषद है, 212 नगर पंचायत है, जिसमें 30 से 35 हजार तो दैनिक वेतन कर्मी हैं, 50 से 60 हजार आउटसोर्सिंग कर्मी हैं। जो काम करे वो सबसे दलित जो स्तरभंगी हैं, जिसका कोई नहीं आवास है, उसका रहने का कोई गुजारा है, उसको सरकार ने पद समाप्त कर दिया अपने सरकार ने। अब बिहार राज्य में सभी विभाग में वैकेंसी निकल रहा है। नगर निगम 30 साल 35 साल से काम किसी का परमानेंट नहीं हुआ। यह उसकी मांग है, जो दुनिया के सबसे निचले तबके के लोग हैं उनकी सेवा को अस्थायी करो। दूसरा कोई मांग नहीं है। 7वां वेतन से कोई ताल्लुका आता जाता है, वो करता रहेगा, वो तो लोभी की सरकार है। इन मजदूरों को जो 1 लाख मजदूरों का जो जीवन मान का सवाल है, उसके लिए यह रहा है। मोतिहारी के चकिया में एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ के नेतृत्व में कल्याणपुर पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 2 चोरी की गई बाइक, 4 मोबाइल, 1 लैपटॉप जब्त किया। गिरफ्तार अपराधियों में बृहस्पति कुमार उर्फ गोलू कुमार, राहुल कुमार, कृष्णनंदन कुमार, संतोष कुमार शामिल है। लगातार पूरे जिले में अवैध कट्टे और हथियार के संबंध में लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी तारतम्य में अलीपुरा पुलिस के द्वारा एक अच्छी कार्रवाई की गई है। इसमें 4 अलग अलग प्रकरण में 4 आरोपियों के द्वारा कट्टे जब्त किए गए हैं। इसमें पहला आरोपी जो है वो हरिओम उर्फ हरिया राजपूत है, जिसके पास से कट्टा बरामद किया गया था। और
ये यात्री प्रतीक्षालय धर्मपुरा में मिला और उसको पकड़ने के पश्चात बाद में फिर हमने इससे पूछताछ की तो और भी अन्य संदेही के नाम इन्होंने बताया, जिसमें दूसरा नाम नितेश पाल है जो चंद्रपुरा जो निवासी है इंद्रपुरा जिला हमीरपुर का। अगली खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से है, जहां आदिवासी बाहुल्य ग्राम कारका की प्राथमिक शाला का टीचर जो प्रधानाध्यापक भी है, स्कूल में सरेआम शराब पीता है। ग्रामीणों ने इसका वीडियो और फोटो बनाकर वायरल कर दिया। बिरसा विकासखंड की प्राथमिक शाला कोरका में पदस्थ टीचर तिलक हाथीमारे का यह रोज का काम है। ग्रामीणों के अनुसार टीचर हर दिन शराब के नशे में स्कूल आता है। शराबी टीचर को जब शराब पीनी होती है तो बच्चों को चॉकलेट का लालच देकर क्लास से बाहर भेज देता है और फिर टेबल पर ही शराब खोरी शुरू कर देता है। जब उनसे बातचीत करने का प्रयास किया गया तो लड़खड़ाती आवाज़ में शराब नहीं पीने की बात बार बार बोलते रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।